हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संवैधानिक विकास और उससे जुड़े जो प्रमुख अधिनियम थे वो देखेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि आपके सामने रखूँ, और इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो मैं थोड़ा सा डिस्कस आपके साथ कर लूँगा। तो देखिए, संवैधानिक विकास के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण हमारे अधिनियम है वो देखते हैं। यहाँ पे जो आप ईस्वी देख रहे हैं 1935, 1784, ये सभी के सभी अधिनियम होंगे। डायरेक्ट हम बात करेंगे अधिनियम, जैसे 1935 कहूँगा तो भारत शासन अधिनियम 1935, इसका मतलब आप ये समझेंगे, ठीक है। 1784 मतलब अधिनियम जो था वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा बनता है कि प्रांतीय स्वायत्तता, यानी किस अधिनियम ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता दिया या फिर द्वैत शासन दिया। तो प्रांतीय स्वायत्तता जो दिया वो भारत शासन अधिनियम 1935 ने दिया था। 1935 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे संविधान पर सबसे ज़्यादा जो गहरा प्रभाव पड़ा है 1935 के संविधान से ही पड़ा है, राइट। और 1935 से बहुत सारी चीज़ें भी हुई, जैसे कि संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो आपका 1935 में हुआ था। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में। साथ ही साथ बर्मा जो अलग हुआ 1935 के अधिनियम के तहत ही 1937 में वर्मा, यानी जिसे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, वो अलग हुआ था 1937 में। अधिनियम 35 का था लेकिन अलग हुआ था 37 में। तो ये चीज़ जानेंगे। केंद्र में अखिल भारतीय जो स्थापना की गई थी, यहाँ पे देखिए केंद्र में ऑल इंडिया फेडरेशन की जो स्थापना की गई थी वो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही की गई थी। तो इसे भी आप याद रखेंगे। केंद्र में ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई। अब आगे बढ़ते कि भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया, यानी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया। तो वो था आपका 1784 से एक प्रश्न हमेशा ऐसे पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब था, पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था। तो 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसी को आप यहाँ पे याद रखेंगे कि इसी अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया, ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कब हुआ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ था 1813 में, लेकिन भारत में चाय और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर पूर्णतः यही पॉइंट ध्यान रखना है कि पूर्णतः प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बनाया गया था। कब, किस अधिनियम के द्वारा। तो 1833 के द्वारा, यानी भारत के साथ भी चीन के साथ भी समाप्त करके पूरी तरह से इसको प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बनाया गया 1833 में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों को अच्छे से याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट आता है संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। 1935। नेक्स्ट आता है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार, महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला। तो 1919 के अधिनियम, जिसे हम लोग मटिंग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, मटिंग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु, ध्यान रखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। कब लिखित संविधान प्रस्तुत हुआ था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। तो ये चीज़ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1773 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में जो पहला आपका उच्चतम न्यायालय बनता है, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय, वो इसी अधिनियम के द्वारा बनता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में जाकर के कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। भारत में ईसाई मशीनरियों को प्रवेश करने, साथ ही साथ धर्म प्रचार करने की अनुमति किस अधिनियम के द्वारा दी गई। तो भारत में ईसाई मशीनरियों को प्रवेश करने और धर्म प्रचार करने की अनुमति 1813 के अधिनियम के द्वारा दी गई थी। 1813, बहुत सारी चीज़ें हमने 1813 को देखा, सभी को याद रखिए 1813। साथ ही साथ भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस, ब से 92। तो ये याद रखेंगे कि बजट पर बहस करने की शक्ति 1892 का जो अधिनियम था
इसमें मिला था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और 1892 से एक और चीज़ याद रखिएगा कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति इसी में जो कि चल रही थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति 1892 में, राइट, इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखिए। तो चलिए एक बार फटाफट से सभी को रिविजन्स कर लेते हैं, क्योंकि बिना रिविजन्स के आगे बढ़ना फिर एक गुनाह की तरह होगा, ठीक है। तो देखते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता या फिर द्वैत शासन 1935 का अधिनियम होगा, 1935। नेक्स्ट है कि भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया, भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत किस अधिनियम में कहा गया था, तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 याद रखिएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कब हुआ, तो 1813 में। भारत में चाय और चीन के साथ व्यापार को समाप्त करके कंपनी को पूरी तरह से प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया 1833 के अधिनियम के द्वारा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम। केंद्र में ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना 1935 के अधिनियम। महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार 1919, जिसे हम लोग मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत कब किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत में ईसाई मशीनरियों को प्रवेश करने के साथ साथ उनको धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई, तो 1813 के अधिनियम के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति 1892 के अधिनियम के द्वारा दी गई थी। तो इन सभी को याद रखें। अब चलिए इधर बढ़ते हैं और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। इसमें आपका बनता है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा दी गई है। अब आप नीचे कमेंट करके ये बताइए कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अधिनियम के द्वारा दी जाती है, यानी अधिनियम नहीं, अनुच्छेद बताना आपको कि किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, कमेंट करके बताइए। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में किया गया था। अगर वर्ष पूछे कि कब किया गया तो 74, अधिनियम पूछे तो 73। शिक्षा पर, भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए 1 लाख निर्गत करने की, प्रति वर्ष 1 लाख निर्गत करने की जो अधिनियम बनाया गया वो 1813 था। यानी 1813 के अधिनियम में अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको ये कहा गया था कि आप प्रत्येक वर्ष भारतीयों की शिक्षा पर व्यय करेंगे 1 लाख रुपए। तो 1813 के अधिनियम था ये याद रखेंगे, 1813 का अधिनियम था। नेक्स्ट आता है कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग किया गया 1784 में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 1784 में भारत में आकर बसने, यानी अंग्रेजों को भारत में आकर बसने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। तो ये जो अधिनियम था किस अधिनियम के द्वारा, तो 1813 के द्वारा है। जैसे मशीनरियों को प्रवेश करने और धर्म प्रचार करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी, तो 1813 के द्वारा ही। भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत कब की गई, भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत 1861 में किया गया, 1861 में। और भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत भी 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था। तो ये सब आप याद रखेंगे। प्रथम विधि आयोग का जो गठन है वो 1833 में हुआ। प्रथम विधि आयोग का गठन 1833 में हुआ। और साथ ही साथ बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल भी बनाया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही। और इसी के तहत प्रथम जो भारत के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। और प्रथम विधि आयोग का जो गठन किया गया किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कब किया गया। अभी मैंने आपको बताया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। लेकिन गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय किया गया 1858 में। नेक्स्ट है कि भारत में विभागीय प्रणाली 1861, भारत में विभागीय प्रणाली 1861। जैसे ऊपर में हमने देखा था कि मंत्रिमंडल व्यवस्था की गई थी 1861, उसी तरह से विभागीय प्रणाली आपका 1861 हो जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जो भारत में भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो शक्ति प्रदान करता है 1892 का अधिनियम, उसी को हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, इसमें चल रही थी 1892। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कौन सा था, तो 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। जबकि
1919 को मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट भी आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, तो इसे याद रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि मुसलमानों की पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब व्यवस्था की गई किस अधिनियम के द्वारा, तो ये आपका 1909 ही है, 1909। फुट डालो और राज करो, फुट डालो और राज करो की जो नीति है इसका पोषक किस अधिनियम को माना जाता है, 1909 को ही माना जाता है। फुट डालो और राज करो की नीति का पोषक 1909 को ही माना जाता है। लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग का गठन या फिर हम कह सकते हैं महालेखा परीक्षक का गठन, यानी दोनों का गठन इसी में हुआ था 1919 के अधिनियम के द्वारा। लोक सेवा आयोग का गठन, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो की गई थी 1919 के द्वारा। भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो दिया गया वो 1919 के द्वारा ही दिया गया था। गुलामी का अधिकार पत्र किसे कहते थे, गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा जाता था 1935 के अधिनियम को, गुलामी का अधिकार पत्र 1919 के अधिनियम को कहा जाता था। और भारत का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है 1935 के अधिनियम को, भारत का ब्लूप्रिंट। और एक कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का 1935 के संबंध में कि अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी, अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा गया था 1935 के अधिनियम को, गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया। तो आई होप कि ये दोनों आपको अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति मिली वो किस अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम हो गया। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में गठन हुआ। शिक्षा पर व्यय के लिए 1 लाख निर्गत करना 1813। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक एकाधिकार को अलग किया गया 1784 में। भारत में आकर बसने वाले और व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना 1813 का अधिनियम था। भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत 1861 में। प्रथम विधि आयोग का जो गठन किया गया 1833 के अधिनियम। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय किया गया 1858 में। भारत में विभागीय प्रणाली 1861 में स्टार्ट की गई। साथ ही साथ अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति 1892 में। मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909 हो जाता है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की स्टार्टिंग 1909, जिसको हम लोग मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। फुट डालो और राज करो की नीति का जो पोषक माना जाता है वो 1909 को ही माना जाता है। उसी तरह से लोक सेवा आयोग का गठन, साथ ही साथ महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का जो प्रावधान किया गया वो आपका यही अधिनियम है 1919 का अधिनियम, ठीक है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919। गुलामी का अधिकार पत्र 1935 को कहते हैं। और बाकी मैंने ये सब कुछ आपको करा दिया, प्रांतीय स्वायत्ता, द्वैत शासन 1935, ये सब कुछ आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एसआई एग्जाम्स के लिए, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसआई एग्जाम्स के लिए, एसआई एग्जाम्स में ये सब टॉपिक डेफिनेटली पूछे जाते हैं, बाकी और भी जितने एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।